नमस्कार। केवी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं और बच्चे की उम्र 3 से 6 वर्ष के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से होने वाले एडमिशन संबंधित जो भी जानकारी हो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। आइए हम शुरुआत करते हैं बाल वाटिका कक्षा के बारे में। बाल वाटिका कक्षा के बारे में विगत 2 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने यहाँ ये क्लासेस शुरू की है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। ये बाल वाटिका जो होते हैं क्लास, इसमें उम्र की बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल वाटिका 1। बाल वाटिका 1 में बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 साल कंप्लीट किया हो और 4 वर्ष से कम, यानी 3 से 4 वर्ष के बीच वाले बच्चे बाल वाटिका 1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाल वाटिका 2 के लिए एज है 4 से 5 वर्ष, यानी 4 साल कंप्लीट कर चुका हो और 5 साल से कम हो। उसके बाद बात करते हैं बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 के लिए चाहिए उम्र 5 साल कंप्लीट हो और 6 साल से कम हो। मैक्सिमम विद्यालयों में बाल वाटिका 3 के क्लासेस चल रहे हैं। बाल वाटिका 1, 2, 3 लगभग 50 विद्यालयों में चल रहे हैं और बाल वाटिका 3 के क्लासेस लगभग 445 केंद्रीय विद्यालयों में चल रहे हैं। ये उम्र की गणना कब से होती है, आइए हम उससे बात करते हैं। बच्चे की उम्र जो कैलकुलेशन किया जाता है वो होता है 31 मार्च 2025, 26, 27, यानी जिस ईयर में बच्चे का आप नामांकन लेना चाह रहे हैं, जिस साल में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, गणना उस वर्ष की 31 मार्च तक की होती है। यहां तक की है कि 1 अप्रैल में जो बच्चे ने जन्म लिया है उसको भी कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। बाल वाटिका में भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी के लिए। आरटीई में 25% रिजर्वेशन है। अगर एक सेक्शन का बाल वाटिका है तो उसमें अगर मान लीजिए 40 बच्चे उसमें एडमिशन हो रहे हैं तो 10 बच्चे आरटी में एडमिशन होते हैं। अब ये आरटी में किन बच्चों के एडमिशन होते हैं? आरटी में एससी के बच्चे हो सकते हैं, एसटी के हो सकते हैं, ओबीसी एनसीएल के बच्चे हो सकते हैं, बीपीएल के हो सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि वैसे बच्चे जिनका आवासीय अर्बन क्षेत्र के लिए 5 किलोमीटर है और रूरल के लिए है 8 किलोमीटर रेडियल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एससी के लिए। एससी का रिजर्वेशन है 15%, एसटी का 7.5% और ओबीसी एनसीएल 27%। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओबीसी एनसीएल जो है 27%, यानी ओबीसी के 2 कैटेगरी होते हैं, ओबीसी सीएल क्रीमी लेयर और ओबीसी एनसीएल। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल के बच्चे हैं उनको इसमें प्रायोरिटी मिलता है। ओबीसी सीएल और एनसीएल में क्या डिफरेंस है इसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है ओबीसी सीएल और एनसीएल को लेकर के। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड 3%। इसमें भी 3% रिजर्वेशन बाल वाटिका में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को मिलता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं। पिछले सत्र में यानी 2024-25 में बाल वाटिका के ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे। उससे पिछले सत्र में यानी 2023-24 में बाल वाटिका के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि उस समय वो बाल वाटिका जस्ट शुरू किया गया था। लेकिन इस सत्र में अभी तक एडमिशन गाइडलाइन नहीं आया है, जिसके कारण बताना ये संभव नहीं है कि ये ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन। लेकिन विश्व सूत्रों से पता चला है कि शायद ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे। आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय में या तो बाल वाटिका 1 में एडमिशन होते हैं या बाल वाटिका 3 में। बाल वाटिका 2 का एडमिशन नहीं होते। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो बाल वाटिका 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो प्रमोट होकर के बाल वाटिका 2 में चले जाते हैं। इसलिए आमतौर पर आप देख पाएंगे कि बाल वाटिका 1 में या फिर बाल वाटिका 3 में एडमिशन होते हैं। अगर मान लीजिए एडमिशन गाइडलाइन में ये आता है कि बाल वाटिका के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बाल वाटिका के फॉर्म जब भरे जाएंगे उसी समय सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपको तभी वो विद्यालय आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा जब आप उसमें सारे कागजात जमा करेंगे।
कागजातों से संबंधित सूची जो है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होता है, यानी केंद्रीय विद्यालय में किन बच्चों के नामांकन पहले होते हैं। केवीएस में सबसे पहले सरकारी कर्मचारी, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को सबसे पहले वरीयता दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सबसे पहले उनको वरीयता दिया जाता है जिनके पिछले 7 सालों में मैक्सिमम ट्रांसफर है, यानी वैसे कर्मचारी जिनके साथ पिछले 7 सालों में जितनी ज्यादा ट्रांसफर है उनकी संभावना उतना एडमिशन में ज्यादा है। अब ये प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। कैटेगरी 1 केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल और गैर ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे, यानी वैसे कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, और जैसे इसमें आप मान सकते हैं आर्मी के बच्चे हो सकते हैं, आईटीबीपी हो सकते हैं, बीएसएफ हो सकते हैं, पारामिलिट्री के जो भी हैं वो हो सकते हैं, रेलवे हो सकते हैं, और भी इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है बच्चे जो है वो कैटेगरी 1 में आते हैं, यानी उन्हें कैटेगरी 1 कहा जाता है। कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारी के उपकर्मों यानी पीएसयू, जैसे मान लीजिए एलआईसी के जो कर्मचारी हैं या बैंकिंग के जो कर्मचारी हैं, नेशनल बैंक के जो भी कर्मचारी हैं वो सब इसमें कैटेगरी 2 में आएंगे। कैटेगरी 3 में आते हैं राज्य सरकार के ट्रांसफरेबल और गैर ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे, यानी इसमें आ सकते हैं राज्य सरकार के पुलिस आ सकते हैं, राज्य सरकार के टीचर्स आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 4 राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों, इसमें आ सकता है मेडिकल कॉलेज के स्टाफ आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टाफ आ सकते हैं। और कैटेगरी 5 जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो अपना सेल्फ काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वे सब कैटेगरी 5 में आते हैं। ये कैटेगरी क्या है इसका एक विस्तृत हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी हमारे चैनल में अपलोड है, आप उसे एक बार जरूर देखें, उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। स्थानांतरण का क्या महत्व है, ट्रांसफर जो होते हैं उनका क्या महत्व है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जब भी फॉर्म भराते हैं उसमें कॉलम रहता है कि पिछले 7 सालों में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं। ये बहुत से जो अभिभावक है वो नहीं जानते हैं और उसको नील कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ट्रांसफर आपका हुआ है तो आप उसे जरूर दिखाएं, और इसका एक फॉर्मेट भी है केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन एडमिशन में एक अपलोड है फॉर्मेट, जिसमें आपके पिछले 7 सालों के ट्रांसफर के डिटेल्स वो मांगे जाते हैं। अगर आप उसे देते हैं तो आपको निसंदेह आपको इसका फायदा मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर भर करके जमा करें। फॉर्म भरने का समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगभग देखा गया है कि फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरे जाने लगते हैं, लेकिन पिछले साल क्लास 1 के फॉर्म अलग समय में भरे गए थे और बाल वाटिका के फॉर्म अलग समय में भरे गए थे, यानी बाल वाटिका के फॉर्म अप्रैल में भरे गए थे। तो हो सकता है कि इस वर्ष भी अप्रैल में भरा जाए या मार्च में भरा जाए। ऐसा अगर कोई गाइडलाइन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित किया जाएगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। अभी आपके पास काफी समय है, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको जो हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अगर उसमें से कम है तो आप उसे जरूर बना ले, ताकि एडमिशन के समय में आपको डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना रह जाए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र वैसे कर्मचारी के लिए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी वैसे ही कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। माता पिता का आवासीय प्रमाण पत्र, जहां से बच्चा स्कूल आएगा उस जगह का आवासीय प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC NCL OBC CL जो बच्चे जिस कैटेगरी में आते हैं। DA सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता सर्टिफिकेट। EWS और BPL प्रमाण पत्र। EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के बच्चे जो EWS में आते हैं उन्हें भी अगर आप EWS जमा करते हैं तो आपको RT में फायदा मिलेगा। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो और बच्चे का ब्लड ग्रुप, ये डॉक्यूमेंट आपको जब फॉर्म भरा जाएगा, अगर ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे, अगर ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं
तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर ऑनलाइन फॉर्म जमा किया जा रहा है तो सबसे पहले उसमें रंगीन एक फोटो अपलोड करना पड़ता है और बच्चे के पिता का सेवा प्रमाण पत्र, अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसमें वो कॉलम रहता है। अगर ये भरते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं, तो आपको निसंदेह इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारा बाल वाटिका के संबंध में होने वाली एडमिशन की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर एडमिशन संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन बदलाव करता है और इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को लगातार विजिट करते रहें